आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज की बड़ी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करें उससे पहले आपको दिखाते हैं एक राजकुमारी की रेस, प्रिंसेस की रेस। ब्रिटेन के शाही घराने में राजकुमारों के साथ ईज ऑफ कैम्ब्रिज कैट मिडल्टन ने भी रेस लगाई और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ ओलंपिक पार्क में हुई इस दौड़ में शाही घराने के 3 सदस्य शामिल हुए। प्रिंस हैरी, कैट मिडल्टन और प्रिंस विलियम लंदन के मैराथन में वहां पर समर्थन करने के लिए पहुंचे और वहां उन्होंने इस रेस में हिस्सा लिया। हालांकि ट्रैक पर उतरी जिस तरीके से यहां पर ये राजशाही परिवार को आप देख रहे हैं, इसने लंदन वासियों को बहुत रोमांचित भी किया। अब आइए जरा बात करते हैं हमारे देश में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, राम का राग ना अलापा जाए तो क्या इसे आप चुनाव कहेंगे? जनाब, ऐसा तो चुनाव हो ही नहीं सकता। राम राज्य की परिकल्पना भले ही लोग करें या ना करें, भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर जाप करने का और वोट बटोरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी की ओर से विनय कटियार ने राम मंदिर के निर्माण पर जिस तरह के बेबाक बयान दिए हैं, उसने ये साबित कर दिया है कि राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए न सिर्फ अहम मुद्दा है, बल्कि वो मुद्दा है जिसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में भुनाने में कोई गुरेज नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। तो राम मंदिर का जो मामला है, बड़ा जोर शोर से हम उठाएंगे। ऐसे बोलते जाइए, यूपी में आपकी गारंटी है सबसे नीचे आप होंगे। राम की जन्मभूमि अयोध्या है, ये जन जन में लोगों को मालूम है। बोलते तो रहेंगे लेकिन ये कुछ कर नहीं पाएगा। विनय जी अगर कुछ कह रहे हैं तो कोई गलत बात तो कह नहीं। चुनाव के समय ये मुद्दे क्यों मुखर हो जाते? यूपी में सबसे बड़ा चुनाव है और बीजेपी के नेताओं की जुबान से सियासी रामधुन निकलने लगी है। राम के नाम पर वोटों की सियासत चुनावों से पहले फिर शुरू हो गई है। राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी ने घोषणा पत्र में भी शामिल किया है और अब जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, राम मंदिर पर बयानबाजी और भी तेज होने लगी है। तो राम मंदिर का जो मामला है, बड़ा जोर शोर से हम उठाएंगे और उठाएंगे नहीं, हम इस समस्या का समाधान करेंगे, हल करेंगे, चाहे और कानून की दृष्टि से करेंगे, कानूनी करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो फिर और आगे भी कदम उठाएंगे। राम भारत के करोड़ों लोगों के आराध्य थे, आराध्य हैं, आराध्य रहेंगे। आस्था के केंद्र थे, आस्था हैं और रहेंगे। राम की जन्मभूमि अयोध्या है, ये जन जन में लोगों को मालूम है। कब बनेगा, कहां बनेगा, कैसे बनेगा, ये समय बताएगा। लेकिन मंदिर भारत में नहीं बनेगा, अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? चुनावी रैलियों में पीएम मोदी विकास की बात करते हैं, अमित शाह कानून व्यवस्था को सुधारने का वादा करते हैं, लेकिन विनय कटियार और गिरिराज सिंह जैसे नेता राम नाम के सहारे पार्टी को यहां चुनावी बैतरणी पार कराने की कवायद में जुटे हैं। वैसे कि बीजेपी नेताओं का कोई नया राग नहीं, तब विपक्ष हारे को हरिनाम कहकर उनकी खिल्ली भी उड़ाता था, लेकिन इस बार बीजेपी नेताओं का रामनामी ओढ़ना विरोधियों को परेशान कर रहा है। किसी ने चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है तो कोई बीजेपी की राजनीति को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। ऐसे बोलते जाइए ताकि यूपी में आपकी गारंटी है कि आप सबसे नीचे आप होंगे। मुझे लगता है विनय कटियार जी पार्टी से खफा है, इसीलिए ऐसे कहते जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम खुश हैं। क्या जरूरी है कि उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंका जाए, जिस पर भाजपा अपनी इलेक्शन की नींव रखती है और धार्मिक ध्रुवीकरण से ही वोट मिलेंगे? मुद्दों की क्यों नहीं बात करते हैं, वो विकास की क्यों नहीं बात करते हैं? हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इन तकरीरों के खिलाफ, इन लीडरान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये मामला बहुत ही सेंसिटिव है और इस पर इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान देना कहीं ना कहीं यहाँ के माहौल को खराब करने की एक कोशिश और साजिश है। बीजेपी के लिए यूपी चुनाव बेहद अहम है। यूपी की लड़ाई साख की लड़ाई है। शायद यही वजह है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर तरीका आजमा रही है और राम मंदिर का राग भी इसी रणनीति का हिस्सा है। मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। अगर आप ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम के नाम पर बैतरणी पार करना चाहती है तो ऐसा नहीं है। राम मंदिर के नाम पर संविधान के दायरे में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात कही जा रही है और ये बात मैनिफेस्टो में सभी संभावनाओं को तलाशा जाएगा। इसके साथ साथ एक और भावुक मुद्दा 3 तलाक। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है, लेकिन 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं को
अपनी राय के आधार पर सरकार वहां पर क्या करेगी इसके बारे में अभी तय नहीं है। कोर्ट में ये मामला लंबित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यह मुद्दा बड़ा अहम है और कानून इसके बारे में बनाया जाएगा अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। कैराना जैसे मुद्दों को हवा दी जाती है, जहां धार्मिक आधार पर पलायन को साबित करने की कोशिश की जा रही है। यह बात अलग है कि अभी तक कोई भी राजनीतिक दल यह आंकड़ा पेश न कर पाया कि धार्मिक आधार पर पलायन हमारे देश में आज तक कहां और कैसे हुआ है कश्मीर के अलावा। इसके बावजूद कश्मीर और उत्तर प्रदेश को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को अगर आप देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि पार्टी ने तय कर रखा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति पार्टी का एक बड़ा आधार रहेगी। और अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के अंदरूनी कलह में अब हर दिन नया ट्विस्ट आता ही रहता है। पिता मुलायम सिंह यादव ने आखिरकार अपने बेटे को लेकर नरमदिली अपनाई है। अब पिता अखिलेश यादव के लिए थोड़ा बहुत कैंपेन करते दिखाई देंगे। दरियादिली दिखा रहे मुलायम सिंह यादव। वो ये कह रहे हैं कि भाई राज्य में अगला मुख्यमंत्री तो उनका बेटा यानी कि अखिलेश यादव ही होगा और इसलिए अखिलेश यादव के लिए प्रचार करना उनके लिए अच्छी बात है। परिवार में कोई झगड़ा नहीं है और मुलायम सिंह यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन पर कोई भी तीखी सवाल न उठाए तो बेहतर है, वरना तीखी प्रतिक्रिया मिलेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन अब कम से कम अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे मुलायम सिंह यादव। आप समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का प्रचार करेंगे? जब गठबंधन है तो प्रचार तो करनी है। शिवपाल यादव का भी प्रचार करने जाएंगे? सीट है वो तो लड़ रहा है, तो आप उनका भी प्रचार करने जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? शिवपाल का आप यही सवाल पूछा है, शिवपाल का प्रचार क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि मैं 11 मार्च के बाद अलग पार्टी बनाऊंगा, नई पार्टी बनाऊंगा नेताजी के कहने पर। तो क्या नई पार्टी बनाएंगे शिवपाल यादव? शिवपाल यादव कैसे बनाएगा? जो हमसे बात नहीं होगी, पार्टी से बात नहीं होगी, अब किसी से गुस्से में क्या। तो आपने देखा मुलायम सिंह यादव शिवपाल यादव को लेकर कम से कम इतने आश्वस्त जरूर हैं। सीधे कहते हैं शिवपाल कैसे बनाएगा। ये बताता है कि एक बड़े भाई की भूमिका क्या होती है परिवार में। उत्तर प्रदेश के इस चुनावी माहौल में ऐसा लग रहा है जैसे कि हर नेता बस किसी भी कीमत पर वोटरों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। माध्यम चाहे जो कुछ भी हो, कहना चाहे किसी भी अंदाज में क्यों ना हो, लेकिन हर नेता अपनी वाणी को इतना तेज, इतना प्रखर बना रहा है कि बस क्या कहिए। मुद्दे गौड़ होते जा रहे हैं और भाषण इतने बड़े और विकराल कि क्या कहा जाए। तो चलिए जरा भाषणों के कुछ अंश आपको दिखाते हैं और आप समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश का तापमान राजनीति के आधार पर क्या है। आपसे पूछ रही है, बड़े एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं भैया नरेंद्र मोदी ने क्या किया, ये किस प्रकार का काम कर डाला। लेकिन हम समाजवादी लोग तो वो हैं जो आंधियों से टकरा करके सरकार बनाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में वोटिंग की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज यूपी के शामली, मथुरा और अलीगढ़ में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने रैली की और उनके निशाने पर रहे प्रधानमंत्री मोदी। मोदी जी की ओर देखता है, मोदी जी से सवाल पूछता है, मेरी मदद आप कब करोगे? और मोदी जी उनको एक सेकंड अपना समय नहीं देते। कानपुर में रोड शो के बाद आज राहुल और अखिलेश अलग अलग रैलियों में उतरे। सीतापुर में अखिलेश यादव ने 6 जनसभाएं की। मोदी ने अलीगढ़ की रैली में अखिलेश और राहुल की जोड़ी पर तंज कसा था, लिहाजा जवाब देने के लिए खुद अखिलेश मोर्चे पर उतर आए। कहीं इस आंधी में खुद ही कहीं उड़ न जाए, बह न जाए, इस चिंता में और लोगों को पकड़ने में लगे हुए हैं। अरे पता नहीं प्रधानमंत्री जी को किसने बता दिया उनका तूफान आनी चल रही है। इस बार चल भी रही आनी तूफान तो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए आनी चल रही है। और हम लोगों ने बड़ी बड़ी आंधी देख ली। विरोधियों की घेराबंदी के लिए बीएसपी भी अपने दमखम पर मैदान में है। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने तूफानी रैलियों के जरिए विरोधियों को बता दिया कि शक्ति प्रदर्शन में उनकी पार्टी एक कदम आगे है। वर्तमान सपा सरकार में यहाँ शुरू से ही अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज ही व्याप्त रहा है।
जिसकी खास वजह से ही यहाँ पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, हत्या, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरेआम गुंडागर्दी, जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे व तनाव आदि की घटनाएं काफी चरम सीमा पर ही होती रही हैं। दांव और वादों के जरिए वोटरों को पाले में लाने की कोशिश है, लेकिन दावा किसका मजबूत है ये तो 11 मार्च को तय होगा। टीम न्यूज नेशन। और आइए जरा दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली में भी राजनीति एक अलग तरीके की खेली जा रही है। दिल्ली के डलहौजी रोड का नाम बदल दिया गया है और अब इसका नाम दारा शिकोह रख दिया गया है। आपको याद होगा कि जब औरंगजेब रोड का नाम बदला गया था तो उस वक्त जबरदस्त तरीके की राजनीति हुई थी, लेकिन आज ये राजनीति देखने को नहीं मिल रही है। बदल जाएगा डलहौजी मार्ग का नाम। अब डलहौजी मार्ग होगा दारा शिकोह मार्ग। अगर आप मौजूदा डलहौजी मार्ग से गुजरे और वहां अचानक आपको दारा शिकोह मार्ग का बोर्ड नजर आए तो चौंकिएगा मत, क्योंकि आपका रास्ता सही है और सिर्फ बोर्ड पर लिखा नाम बदला है। दिल्ली में डलहौजी मार्ग का नाम बदलकर दारा शिकोह मार्ग होने वाला है। इसके लिए एनडीएमसी में प्रस्ताव लाया गया है और जल्द ही इस बोर्ड पर दारा शिकोह मार्ग लिखा जाने वाला है। औरंगजेब रोड का नाम बदला था तो उस समय से यह कवायद चल रही थी कि औरंगजेब की जगह दारा शिकोह मार्ग रखा जाए, लेकिन एपीजे कलाम साहब की मृत्यु हुई थी तो इस वजह से उस सड़क का नाम एपीजे कलाम कर दिया गया। लेकिन दारा शिकोह लॉन्ग पेंडिंग वेटिंग लिस्ट में थे तो इसलिए दारा शिकोह नाम किया गया डलहौजी मार्ग का। मोदी सरकार आने के बाद कई रास्तों के नाम बदले जा चुके हैं। 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग किया गया था। हालांकि इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। इसके बाद सितंबर 2016 में प्रधानमंत्री आवास का पता 7 रेसकोर्स रोड से बदलकर 7 लोक कल्याण मार्ग हो गया। टीम न्यूज नेशन। और आइए एक ऐसी खबर आपको दिखाते हैं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, और वो इसलिए क्योंकि इस बजट में कुछ एक प्रावधानों को जब वित्त मंत्री अरुण जेटली बता रहे थे तो शायद आपका ध्यान उस पर नहीं गया होगा। अगर आप किसी भी तरह से 3 लाख रुपया उससे अधिक राशि का कैश ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो चेत जाइए, क्योंकि अब सरकार आपके ऊपर न सिर्फ नजरें रखेगी बल्कि आपको पेनल्टी और फाइन भी देना पड़ेगा। यहां तक कि आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वो व्यक्ति जो आज 3 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करता हुआ पकड़ा गया वो तो दोषी है ही, लेकिन जो व्यक्ति 3 लाख रुपए से ज्यादा कैश में पाता हुआ पकड़ा गया उसे 100% से ज्यादा का जुर्माना देना पड़ेगा। तमाम दुकानदारों को चेत जाना चाहिए। जेल जाने का बढ़िया रास्ता बन जाएगा ये आपके लिए। 3 लाख रुपए कैश का लेन देन आपको मुसीबत में डाल सकता है। 3 लाख के कैश का लेन देन आपको कंगाल बना सकता है। जी हाँ, सरकार ने बजट में कैश के लेन देन की सीमा तय कर दी है। काले धन को भी बदलना पड़ा आज अपना रंग। सरकार साफ कर चुकी है कि 3 लाख से ज्यादा का कैश लेन देन गैर कानूनी माना जाएगा, लेकिन अब सरकार ने इस फैसले में और भी ज्यादा सख्ती दिखाई है। वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि 3 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेने पर 100% जुर्माना देना होगा। अगर 4 लाख रुपए कोई लेता है तो 4 लाख का जुर्माना होगा। अगर कोई 50 लाख नकद लेता है तो जुर्माने की राशि 50 लाख रुपए मानी जाएगी। इतना ही नहीं, वित्त मंत्रालय के सूत्रों की माने तो अगर कोई शख्स नकद में कोई महंगी घड़ी खरीदता है तो फिर दुकानदार को भी जुर्माना भरना पड़ेगा। सरकार काले धन पर लगाम लगाना चाहती है। सरकार की माने तो सभी बड़े नकद लेन देन पर सरकारी एजेंसियों की पैनी निगाह है। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि ये अंकुश किसी बैंकिंग कंपनी, डाकघर, बचत खातों या सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होगा। टीम न्यूज नेशन। शशिकला जो एक जमाने में जयललिता के साथ छाया की तरह दिखाई देती थी, अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने वाली हैं। यह बात अलग है कि उनके ऊपर आय से अधिक मामले का केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर अभी फैसला नहीं आया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला के खिलाफ फैसला दे दिया तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ेगी। वहीं कोर्ट में एक पिटीशन दायर डाली की गई है जिसमें यह कहा गया है कि शशिकला पर जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक उनके शपथ ग्रहण पर रोक लगा दी जानी चाहिए, लेकिन शायद यह न हो पाएगा
लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि 9 तारीख को शशिकला शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगी। तमिलनाडु की सियासत में शशिकला को भला कौन नहीं जानता। अब तमिलनाडु की सियासत में अम्मा युग के बाद चिन्नम्मा युग का आगाज होने जा रहा है। शशिकला राज्य की अगली मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। विधायक दल ने उन्हें अपना नेता चुन लिया है। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम ने इस्तीफा सौंप दिया है। शशिकला को जयललिता के सबसे करीबी माना जाता था। जयललिता के आखिरी दिनों में भी शशिकला उनके साथ साये की तरह मौजूद रहती थीं। अब जब शशिकला राज्य की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, तो कई पार्टियों को हैरानी भी हो रही है। तमिलनाडु की सियासत को जानने वालों की माने तो शशिकला के लिए चुनौतियां बेहद ज्यादा हैं। वे जयललिता जैसी लोकप्रिय नहीं हैं, उनके जैसा जन समर्थन भी शशिकला के पास नहीं है। पार्टी में गुटबाजी की भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में चुनाव तक फूट को रोकना भी बड़ी चुनौती है। नेगेटिव छवि से खुद को बाहर निकालना भी शशिकला के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है। She has lot of challenges. First challenge is Supreme Court. How Supreme Court will deliver a judgment either for her or against her or neutral. We do not know. That is the main legal hurdle she has. In another 6 months she has to get elected as MLA. She never contested. She cannot speak. She never spoke in public. She is not an orator. जाहिर है शशिकला के सामने सबसे बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में भी नजर आएगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी इनका नाम है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में, जिसकी कॉपी न्यूज नेशन के पास भी है, मांग की गई है कि जब तक डीए केस का फैसला नहीं आ जाता तब तक शशिकला को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से रोका जाए। याचिका में कहा गया है कि अगर शशिकला के मुख्यमंत्री रहते हुए सुप्रीम कोर्ट उन्हें इस मामले में दोषी करार देता है तो ऐसी सूरत में एआईडीएमके के कार्यकर्ता भड़क सकते हैं और ऐसी स्थिति में राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। दिल्ली में आशा किरण होम में पिछले 2 महीने में 11 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। इन मौतों के बाद अब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने आशा किरण होम का दौरा किया और जब वो वहां पहुंची तो उन्होंने कई अनियमितताओं को अपने सामने देखा, जिसे लेकर स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार को ही नोटिस भेज दिया है। अब इसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्य सचिव से इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। वहां स्थिति इतनी बदतर है, कहना बड़ा मुश्किल है। दिल्ली में चल रहे आशा किरण होम को लेकर गंभीर सवाल आशा किरण होम के हालात को लेकर हैं और ये सवाल खड़े किए हैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने। दरअसल पिछले 2 महीनों के भीतर आशा किरण होम में रहने वाले 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसको लेकर स्वाति मालीवाल ने आशा किरण होम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जो कुछ देखा वो दिल्ली सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करता है। स्वाति मालीवाल का आरोप है कि आशा किरण होम में मानसिक रूप से कमजोर महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। सीसीटीवी कैमरास वहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं कॉरिडोर्स के अंदर, जिसमें जो महिलाएं हैं वो नग्न अवस्था में दिख रही हैं क्योंकि उन्हें कोई असिस्टेंस नहीं है। एक बिस्तर के ऊपर 3-3, 4-4 महिलाओं को लादा हुआ है। जो स्टाफ है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। 150 महिलाओं के ऊपर सिर्फ एक स्टाफ था और इतनी गंदगी थी, इतनी बदबू थी कि मैं शब्द मेरे पास नहीं है बताने के लिए। इस मामले को लेकर स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग को नोटिस भेजा है और जवाब मांगा है। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार को एक रिपोर्ट भी भेजी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आशा किरण होम में कई समस्याएं हैं। आशा किरण होम में महिलाएं जरूरत से ज्यादा हैं और एक बिस्तर पर 4-4 महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, व्हील चेयर का इस्तेमाल भी नहीं हो रहा। साफ सफाई भी ठीक तरह से नहीं हो रही। कहीं कहीं बच्चे और बड़े साथ साथ रह रहे हैं और खाना भी वक्त पर नहीं मिलता। मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली सरकार ये जागे और जहां 510 की जगह 950 लोग रह रहे हैं, उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए यथाशीघ्र जगह बननी चाहिए। चूक किसकी मानते हैं तिवारी जी? देखिए, इसमें चूक तो दिल्ली सरकार की है। दिल्ली महिला आयोग के नोटिस के बाद सीएम केजरीवाल भी एक्शन में दिखे हैं। केजरीवाल ने मुख्य सचिव से पूरे मामले में 13 फरवरी तक रिपोर्ट देने को कहा है। यही परिसर है आशा किरण का, जिसे लेकर तमाम सुविधाओं की जो बात की जा रही है कि वो उतनी मुहैया नहीं करवाई जा रही जितनी की बच्चों को, महिलाओं को मिलनी चाहिए। उनकी संख्या ज़्यादा है और जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी कम हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। रुड़की में आज एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसे देखकर आप हैरत में आ जाएंगे कि क्या कोई इंसान इस तरह का व्यवहार कर सकता है। 3 दिन के एक मासूम बच्चे को क्या कोई पीट सकता है। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें बनी है गवाह, जिसके आधार पर पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं, इसलिए हम आपसे आगाह करेंगे, इन तस्वीरों को देखिए लेकिन विचलित मत होइएगा। क्या कोई व्यक्ति वाकई में इतना निर्दयी हो सकता है? ये तस्वीरें उसकी गवाह है। वो रोता रहा, तड़पता रहा, दर्द से बिलबिलाता रहा, लेकिन इस शख्स को दया नहीं आई। हरकत ऐसी कि कलेजा कांप जाए। रुड़की के एक प्राइवेट अस्पताल में महज 3 दिन के मासूम पर जो गुजरी, वो तो इसे बयां भी नहीं कर सकता। लेकिन सीसीटीवी की तस्वीरों ने इस शख्स का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। बच्चा आईसीयू में है और इस शख्स पर उसकी देखभाल का जिम्मा है, लेकिन अपनी हरकत से इसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। जरा देखिए कैसे ये शख्स पहले तो मासूम के पास बैठा है, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज सुनकर ये उसके पास जाता है। लगा जैसे ये उसे प्यार से पुचकारेगा, दुलार देगा ताकि मासूम चुप हो जाए, लेकिन इसने जो किया उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बड़ी बेरहमी से इसने बच्चे को पलट कर लेटा दिया ताकि उसका रोना कम हो जाए, लेकिन इस पर भी जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो आरोप है कि इस शख्स ने उसके पैर तोड़ दिए। हड्डी टूटने की वजह से बच्चा और जोर जोर से रोने लगा तो इस शख्स ने उसके पैरों को टटोला। अब इसे समझ में आ चुका था कि मासूम का पैर टूट गया है, तो इसने डॉक्टर को खबर दी, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने फौरन बच्चे के घर वालों को खबर की। सच पर पर्दादारी के लिए बच्चे को फौरन देहरादून बड़े अस्पताल में ले जाने को कहा गया। मेरे वाइफ को 26 जनवरी को बच्चा हुआ था मिशन हॉस्पिटल में, तो उन्होंने 26 जनवरी को वहाँ से रेफर कर दिया था बच्चों के अस्पताल एरन हॉस्पिटल रुड़की में। तो वहाँ पे 28 जनवरी को रात सुबह को 8:45 पे उस बच्चे का क्रूरता के साथ पैर तोड़ दिया गया, और डॉक्टर से बात करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि जो आपसे होता वो कर लेना। वारदात 28 जनवरी की बताई जा रही है। घर वालों का आरोप है कि जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की मांग की तो अस्पताल प्रबंधन बदतमीजी पर उतारू हो गया। फिर पीड़ित पिता ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया और तब जाकर हैवानियत की तस्वीरें सामने आ सकी। 3 दिन के बच्चे को के साथ अटेंडेंट के द्वारा मैन हैंडलिंग जैसे प्रॉपर हैंडलिंग ना करने का एक मामला सामने आया है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है 338 आईपीसी के तहत, और वीडियो फुटेज उनके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। उस वीडियो फुटेज के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच भी शुरू कर दी गई है, लेकिन इस वारदात ने सबको सख्ते में डाल दिया है। रुड़की से दीपक शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन।